प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का इतिहास का 5वां अध्याय है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। उसका ये तीसरा भाग है और तीसरा ही पॉइंट है एनसीईआरटी की बुक से। देखिए, कहता है मुद्रण क्रांति और उसका असर। क्रांति तो थी ही। क्रांति होता है जब पूर्ण रूप से परिवर्तन हो किसी चीज के अंदर। तो मुद्रण क्रांति, मुद्रण जब आया तो उसने समाज के हर पहलू को, व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को छुआ, उसको प्रभावित किया, समाज में बदलाव आया। तो कहता है मुद्रण क्रांति क्या थी? छापे खाने का जो आविष्कार है वो महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने, जो पुस्तकें छापने का, जो पुस्तकें बनाने का जो नया तरीका था, नए तरीके ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसकी बदौलत जो सूचना और ज्ञान है, सूचना और ज्ञान से, संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। क्योंकि आदमी, कोई व्यक्ति पुस्तकें पढ़ेगा तो उसका सोचने का नजरिया बदलेगा, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण का उसे पता चलेगा। तो इसलिए जैसे ही लोगों के पास सूचना आई, ज्ञान आया, तो संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और बदला चीजों को देखने का नजरिया। तो 3.1 में क्या कहता है? नया पाठक वर्ग। छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। कौन सा पाठक वर्ग? क्योंकि पहले केवल श्रोता थे, लोग सुनने वाले थे। अब पढ़ने वाले लोग आए। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था, जो समय लगता था, मेहनत लगती थी, वह कम हो गया और बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में प्रतियां छापना आसान हो गया। बाजार किताबों से पट गया, भर गया। पाठक वर्ग भी वृत्र होता गया, वृत्र का मतलब ज्यादा होता गया। पढ़ने वाले लोग बढ़ते चले गए। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे। यदि कोई व्यक्ति कोई बातें बताता तो वो उसको मौखिक याद ही रखनी पड़ती थी, लिखने का कोई सिस्टम नहीं बनाया था उन्होंने। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे। जो कुछ किताबें थी जो हाथ से लिखी गई थी, उनका वाचन एक व्यक्ति पढ़ता था और सभी उसको बैठकर सुनते थे। गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे। किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। लोग बाग समूह में ही दास्तान सुनते या कोई आयोजन देखते आए थे। आप 8वें अध्याय में देखेंगे तो ये लाइन तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि 8वां अध्याय तो अब इतिहास से कट चुका है। 5 ही अध्याय हैं कि वे तन्हाई में खामोशी से पढ़ने के आदी नहीं थे। क्योंकि पहले एक व्यक्ति बोलता था और सभी सुनते थे, इसलिए तन्हाई और खामोशी से पढ़ने की बात ही पैदा नहीं होती। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल महंगी थी, बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था, क्योंकि हाथ से लिखी जाती थी। अब हाथ से लिखने में समय भी लगता था और महंगी भी होती थी। अब किताबें जब छपनी शुरू हो गई तो समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अगर पहले की जनता श्रोता थी, मीन्स एक व्यक्ति पढ़ता था और सभी सुनते थे, तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई। पहले जो जनता थी वो श्रोता थी और अब वाली जनता पाठक बन गई। लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। संक्रमण होता है जब हम एक फेज से दूसरे फेज में एंट्री करते हैं। संक्रमण काल किसी भी, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो सभ्यता का हो, समाज का किसी भी तरह का हो, वो सरल कभी ना तो हुआ, ना आज है, ना कभी होगा। हमेशा ही एक फेज से दूसरे फेज में जब हम जाते हैं तो अनेक प्रकार की दिक्कतें आती है, अनेक प्रकार के भ्रम पैदा होते हैं, नई नई अवधारणाएं आती है और कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जिनकी कल्पना नहीं की होती और जिनके बारे में कई बार जो डर होता है वो बेबुनियाद निकल जाता है। ऐसा कुछ होना ही नहीं होता। तो कहता है यह संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक
साक्षरता की जो दर थी वो सीमित थी, काफी कम थी। प्रकाशकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताब के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाई जाए, कैसे पैदा की जाए। इसके लिए उन्हें मुद्रित कृति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना था। जो नहीं पढ़ पाते थे वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका लुत्फ तो उठाते ही थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी, और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी सहचित्र होती थी, जिसमें खूब चित्र होते थे, और फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी जो शराब घर थे वहां पर गाया सुनाया जाता था। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई, मतलब बदल गई, और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की जो विभाजक रेखा है वो धुंधली हो गई, कमजोर पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए। ये शब्द दे रखे हैं, गाथा गीत नए शब्द हैं। लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान, ऐतिहासिक कहानियां जिनको गाया जा सकता था, जिनको सुनाया जाता था, उसे बोलते हैं गाथा गीत। शराब घर वह जगह जहां लोग शराब पीने, खाने, दोस्तों से मिलने और बात विचार के लिए आते थे। आगे देखिए, कहता धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। देखिए, जब प्रिंटिंग आई तो वैसे तो उसका जीवन के सभी पहलुओं पर असर हुआ था, लेकिन यहां हम धार्मिक विवाद की बात कर रहे हैं, और धार्मिक मामलों में प्रिंट का क्या डर था। देखिए, छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार, बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। स्थापित जो सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए प्रेरित कर सकते थे, मना सकते थे, या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया उनके मन में भी इसको लेकर कई डर थे, और ये हमेशा ही होता है जब भी कोई नई टेक्निक आती है, कोई नई तकनीक आती है, तो जहां कुछ लोग उसका स्वागत करते हैं तो कुछ लोगों के मन में संशय होता है, डर होता है, भ्रम होता है। कई लोगों को छपी किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के दिलो दिमाग पर, जेहन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो जो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्म गुरुओं, सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। वैसे तो जीवन के हर क्षेत्र में असर हुआ था इसका, लेकिन यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर धर्म को लिया गया है। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95वां स्थापना थीसिस लिखी, और इसकी एक प्रत्येक कॉपी विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी, और जल्द ही जो लूथर के लेख है बड़ी तादाद में छापे जाने लगे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में क्या हुआ कि चर्च में का विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। जो ईसाई धर्म है वो मार्टिन लूथर के कारण दो भागों में बंट गया। जो पहले वाला था, जो चर्च को मानता था, वो कैथोलिक कहलाया या कैथोलिक कहलाया, और जो नई शाखा चली उसको प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। कुछ ही हफ्तों में जो बाइबल का न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्मे या अनुवाद की जो 5000 कॉपियां थी वो बिक गई, और 3 महीने के अंदर ही सेकंड एडिशन या दूसरा संस्करण निकालना पड़ा, दोबारा से कॉपियां छापनी पड़ी। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने क्या कहा। लूथर बड़ा खुश था प्रिंट से। उसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। कि स्टेटमेंट क्या थी, किसने कही थी? तो ये लूथर ने कही थी, मार्टिन लूथर ने कही थी। क्या कहा था मुद्रण के बारे में? कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है।
कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया है और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। अब नए शब्दों में दे रखा प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। अब कहता है मुद्रण और उसका प्रतिरोध। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली के एक किसान थे मेनोकियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेनोकियो। कहां का था? इटली का था। मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया और उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि जो रोमन कैथोलिक चर्च से सहमत नहीं थे। इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया, उससे गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, क्रोधित हो गया उस पर। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने इंक्विजिशन मीन्स धर्म अदालत, जो धर्म के विरोधी होते हैं उनको सजा देने के लिए एक स्थापित की जाती है अदालत, इंक्विजिशन धर्म अदालत। तो कहता है धर्म विद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया तो मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने जो प्रकाशक थे, जो पब्लिशर थे और जो पुस्तक विक्रेता थे उन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी और आखिर में 1558 में अपने पास एक लिस्ट रख ली किताबों की कि ये किताबें प्रतिबंधित हैं और कोई व्यक्ति ना तो इनको छापेगा ना ही बेचेगा और यदि कोई छापता हुआ बेचता हुआ मिला तो उसको फिर सजा दी जाएगी, जैसे कि मेनोकियो को सजा मिली। इंक्विजिशन विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था थी इंक्विजिशन धर्म अदालत। धर्म विरोधी इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत हो। मध्यकाल में चर्च विधर्मियों या धर्म द्रोह के प्रति सख्त था। उसे लगता था कि लोगों की आस्था और उनका जो विश्वास है उस पर सिर्फ चर्च का अधिकार है और उसकी बात ही क्या होनी चाहिए? अंतिम बात होनी चाहिए। अब कहता है किताब का डर। कहता लातिनी के एक विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक थे जिनका नाम था इरेसम्स, जिसने कैथोलिक धर्म की ज्यादतियों की आलोचना की पर लुथर से भी एक दूरी बना के रखी। देखिए वो अपने जो शाखा है कैथोलिक है उसकी ज्यादतियों की भी आलोचना कर रहा है, लेकिन मार्टिन लूथर से भी दूरी बना के रखा हुआ है और प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित था। उसने एक एडेजेज 1508 एक पत्रिका में लिखा, क्या लिखा कि किताबें भिन भिनाती मक्खियों की तरह है। देखो किताबों को किसकी संज्ञा दी गई? मक्खियों की। दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये पहुंच नहीं पाती? हो सकता है कि जहां तहां एकाध जानने लायक चीजें भी बताई। देखो पुस्तकों के बारे में कह रहा है इरेसम्स, क्या कह रहा है कि इनमें एक आधी बात है बस कोई जानने के लायक, इनका ज्यादातर हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है, बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीजों की अति भी हानिकारक ही है, इनसे बचना चाहिए। मुद्रक दुनिया को सिर्फ तुच्छ चीजों से ही नहीं पाट रही बल्कि बकवास, बेवकूफ, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी, षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता। ये विचार है इरेसम्स के। ये एक चित्र आप देख सकते हैं जहां कंकाल से आपको दिखाई दे रही है। कहता है दी मैकबर डांस, विवत्स नाच। इस 16वीं सदी की तस्वीर में छपाई का खोप किस नाटकीयता से पेश किया जा रहा है देखा जा सकता है। इस बेहद दिलचस्प वुडकट तस्वीर में मुद्रण के आगमन को दुनिया के अंत के से जोड़ा गया है कि मुद्रण आ गया तो दुनिया का अंत हो जाएगा। मुद्रक के वर्कशॉप को मौत के नाच का मंच बताया गया है जहां किताबें छपती थी। मुद्रक और उसके मजदूर कंकालों के नियंत्रण में है और उनसे मनचाही चीजें छपवाते हैं। ये देखिए डर किताबों के प्रति। धन्यवाद।